डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। एक नए लेक्चर के साथ मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। आज के इस लेक्चर में हम एलएम स्केड्यूल को ड्रा करेंगे और इसका कंसेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। द कंसेप्ट ऑफ एलएम स्केड्यूल वाज फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंटेड बाय और गिवन बाय अ ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर जॉन हिक्स इन 1936। और फिर उसके बाद जो 1936 में लेटर ऑन यानी कि कुछ मंथ बाद फिर जो प्रोफेसर जॉन मेनार्ड केन्स ने अपनी बुक लिखी थी द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, तो उसके अंदर फिर काफ़ी ज़्यादा उन्होंने एलएम जो स्केड्यूल है उसको डिस्कस कर लिया और उसके ऊपर वर्क कर दिया। अब अकॉर्डिंग टू हिक्स के एलएम कर्व क्या होता है, एलएम स्केड्यूल ये होता है कि इट शोज़ द डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इनकम वेयर डिमांड फॉर मनी इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ मनी। अब होता ये है कि जिस तरह हम प्रोफेसर केन्स ने जो मनी मार्केट इक्विलिब्रियम ड्रॉ किया था कि देयर आर थ्री मोटिव्स, डिमांड फॉर मनी, स्पेकुलेटिव है, ट्रांजेक्टरी है और प्रिकॉशनरी है, और ऑन द अदर एंड सप्लाई ऑफ मनी है। अब जो डिमांड फॉर मनी है अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर केन्स, अब इस पे मैं इन डिटेल डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, वो इस वजह से क्योंकि इस पे मैं पहले बात कर चुका हूँ जो डिमांड फॉर मनी है। लेकिन आज इस टॉपिक को समझने के लिए इसका थोड़ा कंसेप्ट होना बहुत ज़रूरी है। जो ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी है विच इज़ पॉजिटिवली रिलेटेड टू नेशनल इनकम, जो प्रिकॉशनरी मोटिव है विच इज़ आल्सो पॉजिटिवली रिलेटेड टू नेशनल इनकम, लेकिन जो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी है विच इज़ नेगेटिवली रिलेटेड टू इंटरेस्ट रेट। अब एक तरफ डिमांड फॉर मनी के दो मोटिव्स हैं विच आर पॉजिटिवली रिलेटेड टू नेशनल इनकम, ऑन द अदर हैंड फिर जो एक उसका मोटिव है स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी का विच इज़ नेगेटिवली रिलेटेड टू इंटरेस्ट रेट। अब एक तरफ से इंटरेस्ट रेट नेगेटिवली रिलेटेड है, फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट का है, ऑन द अदर हैंड वो नेशनल इनकम का है। तो डिमांड फॉर मनी जो हम फंक्शन इसका लिखेंगे वो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो एम डी है डिमांड फॉर मनी विच इज़ अ फंक्शन ऑफ वाई एंड आर, यानी इंटरेस्ट रेट, नेशनल इनकम और इंटरेस्ट रेट का फंक्शन है। अब इंटरेस्ट रेट और नेशनल इनकम का तो आपस में फंक्शन है, लेकिन अब जो इंटरेस्ट रेट खुद है और जो नेशनल इनकम है इनका आपस में फिर क्या रिलेशनशिप बन जाएगा कि जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ कर जाए तो उससे डिमांड फॉर मनी की कर्व के ऊपर या स्केड्यूल के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होगा, उसका अल्टीमेट फिर इफ़ेक्ट इंटरेस्ट रेट के ऊपर क्या होगा, और जो इंटरेस्ट रेट के ऊपर इफ़ेक्ट होगा तो वो फिर जो एलएम स्केड्यूल है वो फिर किस तरीके से ड्रा होता रहेगा। असल चीज़ ये है, इस चीज़ को हमने जाना है एलएम स्केड्यूल के अंदर। अब वी नो दैट एलएम स्केड्यूल शोज द डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड नेशनल इनकम वेयर डिमांड फॉर मनी इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ मनी। अब एक चीज़ तो यहाँ पे तय हो चुकी है कि जो एलएम स्केड्यूल है वो ड्रॉ ही तब होगा जब मनी मार्केट इक्विलिब्रियम में होगा। अगर मनी मार्केट इक्विलिब्रियम में ना होगा, अगर कोई ऑफ पॉइंट पर होगा या एक्सेस सप्लाई हो या एक्सेस डिमांड हो इकोनॉमी के अंदर, तो वहाँ पे एलएम स्केड्यूल ड्रॉ नहीं होगा। और जब एलएम स्केड्यूल ही ड्रॉ नहीं होगा इकोनॉमी के अंदर तो द रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट रेट और जो इनकम है उनका ड्रॉ नहीं हो सकता है। और फिर उसके बाद में जब आईएस मार्केट को भी हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे इन दोनों का इक्विलिब्रियम नहीं होगा। तो ये दरअसल जो आईएस एलएम मॉडल है ये पूरी इकोनॉमी को, गुड्स मार्केट और मनी मार्केट को कंबाइन करके स्टडी करना होता है। अब इससे पहले जो हम स्टडी करते थे मनी मार्केट को अलग डिस्कस कर रहे थे, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द स्लोप ऑफ एलएम मार्केट, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एलएम मार्केट, कौन से एक्सोजीनियस फैक्टर्स हैं, कौन से इंडोजीनियस फैक्टर्स हैं, कौन से वेरिएबल ज़्यादा इफेक्ट कर रहे हैं, किसका फंक्शन है मनी मार्केट। फिर जो पॉलिसी रिगार्डिंग गुड्स मार्केट है वो कौन से हों, स्लोप को क्या डिटरमाइन करता है, पोजीशन को क्या डिटरमाइन करता है, तो वो अलग डिस्कस कर रहे थे। लेकिन एलएम मार्केट, आईएस एलएम मार्केट जब कंबाइन स्टडी करते हैं दोनों मार्केट को एक ही जगह पे लाते हैं, फिर उनका इंटरसेक्शन देते हैं इकोनॉमी के अंदर कि गुड्स मार्केट के अंदर अगर फ्लक्चुएट होता है तो उसका मनी मार्केट के ऊपर क्या असर पड़ेगा और प्राइसेस के ऊपर क्या असर पड़ेगा, जितने भी यानी कि रियल वेरिएबल्स हैं, इंटरेस्ट रेट के ऊपर क्या असर पड़ेगा, आउटपुट के ऊपर। फिर अगर मनी मार्केट में कोई चेंज आ जाए या कोई एक पॉलिसी है जैसे मॉनेटरी पॉलिसी या फिजिकल पॉलिसी इकोनॉमी के अंदर आए, उसके अंदर चेंजेस आए तो उसका फिर दोनों मार्केट के ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो इस हवाले से भी एलएम आईएस एलएम स्केड्यूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको समझना। लेकिन आईएस एलएम मार्केट को फिर हम एक ही वीडियो में नहीं समझ सकते, तो इसके लिए इसका पार्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले एलएम को डिस्कस कर लेंगे,
फिर फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द स्लोप ऑफ LM मार्केट, फिर व्हाट आर द फैक्टर्स शिफ्टिंग फैक्टर्स ऑफ LM मार्केट, फिर इसका इफेक्टिवनेस इनइफेक्टिवनेस रिगार्डिंग पॉलिसीज़, फिर उसके बाद IS को डिस्कस करेंगे, फिर दोनों को मिक्स कर लेंगे। अब ये तो हो गया इसका कंसेप्ट कि LM मार्केट किस तरीके से होगा। अब यहाँ पे अगर ग्राफिकली हम शो करने की कोशिश करें, इसकी ड्रा करने की कोशिश करें, तो अब ये जो मनी मार्केट इक्विलिब्रियम है, इस पे मैं मज़ीद इन डिटेल जो है नहीं जा रहा हूँ। ये है मनी सप्लाई, M0 सप्लाई ऑफ मनी है, और ये नेगेटिवली रिलेटेड डिमांड फॉर मनी है, MD डिमांड फॉर मनी। फंक्शन ऑफ Y0 का नाम देते हैं, और ये R है, इंटरेस्ट रेट है। अब डिमांड इन मनी मार्केट इज़ इन इक्विलिब्रियम। In this graph, on horizontal axis we take quantity of money and on vertical axis we take interest rate. अब equilibrium is the point where demand for money is equal to supply of money, that is point E. अब जो E point पर market equilibrium में है, तो in this case interest rate economy के अंदर ये होगा। अब interest rate को हम R0 का नाम दे देते हैं कि economy के अंदर R0 interest rate है। और यहाँ पे एक और कर्व बनाएंगे। इन दिस ग्राफ ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस वी टेक नेशनल इनकम Y एंड ऑन वर्टिकल एक्सिस वी टेक R इंटरेस्ट रेट। अब एक्चुअली व्हाट इज़ हैपनिंग इन ग्राफ B कि जब इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी के अंदर ये है, लेट्स सपोज हम यही लेते हैं, इस पॉइंट पर भी ये पॉइंट ले लेते हैं कि ये R0 है, और जब इकोनॉमी के अंदर नेशनल इनकम Y0 है, तो यहाँ पे लेट्स सपोज ये पॉइंट लेते हैं कि इकोनॉमी के अंदर Y0 वाला पॉइंट ये है। अब ये दोनों जब पेयर इनका बन जाएगा, तो ये कोई इस पॉइंट पर आ जाएगा, फ्री हैंड कर्व है, थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा, ये पॉइंट है, इसको ई का नाम दे देते हैं। अब होता ये है कि व्हेन नेशनल इनकम इंक्रीजेज फ्रॉम Y0 टू Y1, ड्यू टू दिस रीज़न डिमांड फॉर मनी कर्व शिफ्ट कर जाता है। अब क्यों शिफ्ट करता है वो आज का हमारा टॉपिक नहीं है, उसके अंदर मज़ीद डिस्कस करना। बस ये है कि जो ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी है या प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी है, विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू नेशनल इनकम, व्हेन नेशनल इनकम इंक्रीजेज डिमांड फॉर मनी फॉर प्रिकॉशनरी एंड ट्रांजिटरी मोटिव आल्सो इंक्रीजेज। तो ये शिफ्ट कर जाता है MD1 और ये Y1 इंटू R। अब न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट ये है, इसको E1 का नाम दे देते हैं। अब यहाँ से ये R0 है, R0 से R1 इंक्रीज़ कर गया। अब इस केस में अगर ये इस पॉइंट पर है, तो ये R1 हो गया इकोनॉमी के अंदर। अब होता ये है कि इस पॉइंट पे जब इनकम इंक्रीज़ कर गया Y1, तो हम लेट्स सपोज कि इनकम इतना इंक्रीज़ कर गया, Y1 ये वाला पॉइंट है, Y0 टू Y1, और इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेज फ्रॉम R0 टू R1। अब इनका जो पेयरिंग पॉइंट है, जहाँ पे लेट्स सपोज कि वो यहाँ पे इंक्रीज़ कर गया। अब ये पॉइंट 1 पॉइंट 2 को आपस में मिलाएंगे तो वी गेट LM स्केजुअल। और व्हाट इज़ LM स्केजुअल? LM स्केजुअल शोज़ द डिफरेंट कम्बिनेशन R0 Y0। इस पॉइंट पे था R0 Y0, और इस पॉइंट पे है R1 Y1। तो LM schedule shows the different combination of rate of interest and national income in which demand for money is equal to supply of money। पहले पॉइंट में भी demand for money is equal to supply of money के बराबर है, सेकंड पॉइंट पे भी demand for money is equal to supply of money है। यही कहता है LM schedule असल में। अब इसमें इन डिटेल थोड़ा देखने की कोशिश कर लें, तो यहाँ पे अगर हम लेट्स सपोज पहले केस में देखें, वैन जो Y है Y0 है, वैन Y इंक्रीजेज फ्रॉम Y1 टू Y0 टू Y1, और हम सपोज कर लेते हैं कि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ नहीं करता है, इंटरेस्ट रेट यहीं पे रहता है। अब जब इंक्रीज़ कर गया इनकम के ऊपर, इनकम इंक्रीज़ कर गया, अब लोगों का जब इनकम इंक्रीज़ कर जाता है तो इंटरेस्ट रेट वही है। जब इनकम इंक्रीज़ करता है तो डिमांड फॉर मनी इंक्रीज़ करता है, क्योंकि वी हैव स्टडीड कि ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी और जो प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी है विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू इनकम। व्हेन इनकम इंक्रीजेज देन द ट्रांजैक्टरी डिमांड फॉर मनी और प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी आल्सो इंक्रीजेज।
अब जब ये इंक्रीज़ करते हैं, लोगों को इनकम चाहिए ट्रांजैक्शन के लिए, प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए, लेकिन उनके पास है नहीं अमाउंट, तो वो क्या कर लेंगे, वो सेलिंग ऑफ बॉन्ड्स करेंगे। सेलिंग ऑफ बॉन्ड्स, उनके पास जो भी बॉन्ड्स वगैरह हैं वो बॉन्ड्स सेल कर लेंगे। जब बॉन्ड की सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी तो उससे फिर क्या इफ़ेक्ट हो जाएगा। अब बॉन्ड जितने भी हैं उनकी जब सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी तो वैल्यू ऑफ बॉन्ड डिक्रीज़ कर जाएगा। वैल्यू ऑफ बॉन्ड, क्योंकि अब बॉन्ड कोई नहीं रखना चाहेगा। वैल्यू ऑफ बॉन्ड जब डिक्रीज़ कर जाएगा तो वी नो द वैल्यू का फार्मूला क्या है, P इंटू क्यू। तो मतलब प्राइस डिक्रीजेज, प्राइस ऑफ बॉन्ड फॉल्स। अब जब प्राइस ऑफ बॉन्ड फॉल करेगा तो वी नो दैट प्राइस ऑफ बॉन्ड एंड इंटरेस्ट रेट आर नेगेटिवली रिलेटेड। व्हेन प्राइस ऑफ बॉन्ड इज डिक्रीजिंग, इंटरेस्ट रेट मस्ट इंक्रीज, इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस। तो इस केस में इंटरेस्ट रेट यहाँ से इंक्रीज़ करके उतना ही इंक्रीज़ करेगा जहाँ पे डिमांड फॉर मनी बिकम्स इक्वल टू सप्लाई ऑफ मनी, और ये E1 पॉइंट पे आ जाता है जो कि ये पॉइंट बना रहा है। तो ये था कंसेप्ट ऑफ LM स्केजुअल और किस तरीके से ड्रॉ करना है। LM स्केजुअल इज़ पॉजिटिवली रिलेटेड, पॉजिटिवली स्लोप्ड है, और जो है ये उस पॉइंट पे ड्रा होगा जहाँ पे मनी मार्केट इक्विलिब्रियम में होगा। अब व्हाट आर द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द स्लोप, व्हाट आर द शिफ्टिंग फैक्टर्स, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ LM स्केजुअल, और फिर किस तरीके से इसको IS कर्व के साथ कंबाइन करके जो है सिमल्टेनियस इक्विलिब्रियम इन मनी मार्केट एंड जो है गुड्स मार्केट लाना है, तो वो फिर हम लेटर ऑन वीडियोज़ में डिस्कस कर लेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।